हेलो एवरीवन, नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट होता है यहाँ से कि जब डैड जे को देखते हैं तो वो उसे बिल्कुल भी नहीं पहचानते और वो इसको पकड़ कर कहते हैं कि तुम कौन हो। जे उन्हें बताने लगता है कि मैं वही हूँ जिसे आप बहुत पहले से जानते हैं, लेकिन वो इसकी बात का यकीन नहीं करते। वैसे भी इनकी जगह कोई और भी होता तो उसको इस बात पर यकीन करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती, क्योंकि कोई 1-2 साल नहीं बल्कि पूरे 20 साल गुजर चुके हैं और जे अब भी बिल्कुल वैसा ही दिखता है। डैड बार बार इसे क्वेश्चंस कर रहे होते हैं कि अच्छा मुझे ये बताओ कि तुम्हारा नाम किसने रखा था, अच्छा मुझे ये बताओ कि तुम्हारा रियल नेम क्या है, लेकिन जय हर बात का सही जवाब दे रहा होता है। अब इस तरह से डैड को यकीन आ जाता है कि यही रियल जय है। फिर वो अपने पास्ट के बारे में सोचते हैं कि जब जय गायब हो गया था तो बूही बहुत ज़्यादा सैड थी, क्योंकि वो जय से बहुत ज़्यादा लव करती थी। वो ये शहर छोड़कर जा रही होती है तो डैड उसे रोक लेते हैं और कहते हैं कि जो जय का बेबी है उसे मेरे हवाले कर दो, मैं उसका फादर बनकर उसे पाल लूँगा और इस तरह से तुम अपनी वर्किंग जारी रखना। फर्स्ट सेकंड एपिसोड में तो हमें बस यही पता चला था कि बूही जय की स्कैंडल गर्लफ्रेंड है, लेकिन अभी एक नई बात खुली है कि उसके साथ बूही का एक बेबी भी था। डैड बेबी की और बूही की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं और उसके बाद से बूही इन्हीं के साथ रहने लगती है। ये सारी बातें सोचते हुए डैड को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो जय के मुंह पे बहुत ही ज़ोर से घूंसा मारते हैं। इसे कहते हैं कि तुम वापस क्यों आए हो, अच्छा मुझे बताओ कि तुम इस वक्त कहाँ रह रहे हो। जय जैसे इनको बताता है कि मैं आपकी छत पर ही रहता हूँ तो ये सुनकर वो और भी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या तुम जीहू के साथ रहते हो। वो फिर से जय को मारते हैं और बूही को लेकर घर वापस आ जाते हैं। जय कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हूँ, हम दोनों 20 साल बाद मिले हैं, लेकिन फिर भी आपने ज़रा भी मुझसे अच्छे से बात नहीं की बल्कि मुझे बहुत ज़्यादा मारा। तो इस पर डैड जवाब देते हैं कि तुम यही डिज़र्व करते हो, अब अपना मुँह लो और यहाँ से चले जाओ, मैं नहीं चाहता कि तुम हमारी ऊपर वाली बिल्डिंग में रहो। खैर अब नेक्स्ट सुबह का दिखाया जाता है कि ये लोग सब ब्रेकफास्ट करने के लिए टेबल पर बैठे होते हैं और बूही इन लोगों के लिए ब्रेकफास्ट बना रही होती है। इतने में सबके लिए बॉल्स लाकर रखती है जिसके अंदर फिश हेड सूप होता है, जो कि दिखने में बहुत ही ज़्यादा अजीब सा लग रहा होता है। सब लोग इसे खाने से मना कर देते हैं, लेकिन डैड बहुत मज़े से उसे खाते हैं। हालांकि उनके फेस एक्सप्रेशंस को देखकर पता चल रहा होता है कि ये सूप उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है, लेकिन बूही का दिल रखने के लिए वो उसे खाते जाते हैं। बूही इन्हीं को देख रही होती है और उसे बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगता है। देन ब्रेकफास्ट के बाद डैड अपना काम करने लग जाते हैं तो बूही उनके लिए कॉफ़ी लेकर आती है। उनसे कहती है कि मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मैंने ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम कुकिंग की। डैड कहते हैं कि नहीं तुमने बहुत ही अच्छा बनाया था। फिर अचानक से ही बताती है कि कल रात मैंने एक ड्रीम देखा, हालांकि वो मुझे ड्रीम नहीं लग रहा था। जय मेरे साथ था और वो फ्यूचर में 20 ईयर्स बाद आया है। वो बिल्कुल पहले जैसा ही दिखता है और वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है। डैड जैसे इनकी बात सुनते हैं वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। फिर बात को पलटने के लिए हंसने लग जाते हैं और कहते हैं कि तुमने कितना अजीब सा ख्वाब देखा है, तुम खुद भी ये जानती हो कि रियलिटी में बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो सकता। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जय बेड पर बैठकर नूडल्स खा रहा होता है, वहीं पर ये तीनों तैयारी कर रहे होते हैं। ये पूछता है कि तुम तीनों आज भी जा रहे हो, क्या तुम्हें कोई डे ऑफ नहीं मिलता। तो इस पर सियोंग कहती है कि हम तुम्हारी तरह जॉबलेस बम नहीं हैं, हम सभी अपनी अपनी जॉब्स करते हैं और इसमें हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। ये कहते हुए ये तीनों यहाँ से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन जीहू इन दोनों से बात नहीं कर रहा होता। सियोंग इसे पूछती है कि तुम कहाँ पर जा रहे हो, लेकिन ये इसकी बात का जवाब नहीं देता और जल्दी से अपनी अकेडमी के लिए निकल जाता है। फिर ये कहती है कि इसको क्या हो गया है, क्या ये मेरी वजह से फेल हुआ है। तो जीहू का दोस्त कहता है एक्चुअली वो बहुत ज़्यादा परेशान है, उसकी बात का बुरा नहीं मानना। इसके साथ ही जय का दिखाया जाता है कि वो अपने पैसे देख रहा होता है और साथ ही अपने लिए कुछ प्लान्स की लिस्ट बनाता है कि अपने लिए कुछ नए कपड़े खरीदेगा और साथ ही अपने लिए नया घर ही खरीदने की भी सोचता है, लेकिन फिर इस बात को रहने देता है और कहता है कि अगर मैं यहीं पर रहूँगा तो ये मेरे लिए बेहतर है। इतने में यहाँ पे डैड आ जाते हैं और इसे कहते हैं कि बहुत हो गया, अब तुम यहाँ पर नहीं रह सकते, अब हमें फिर से ट्राई करना होगा और जहाँ से तुम आए थे वहीं पर तुम्हें वापस भेजना होगा। ये बात सुनकर जय बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और इसी के साथ हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि डैड जय को बिल्कुल वैसे ही कपड़े पहना देते हैं जैसे कपड़े ये यहाँ पर पहन कर आया था। स्केट बोर्ड पे यहाँ पे इसे बिठाते हैं और इसे कहते हैं कि मैं तुम्हें पीछे से धक्का दूंगा, तुम स्टेयर्स से नीचे जाओगे और फिर इस तरह से तुम अपने पास्ट में वापस पहुँच जाओगे। जय इन्हें मना कर रहा होता है कि देखें ऐसा नहीं हो सकता, अगर मुझे चोट लग गई तो फिर क्या होगा। वो बहुत ज़्यादा डर रहा होता है और इन्हें बार बार मना करता है, लेकिन डैड ज़बरदस्ती इसे पीछे से धक्का दे देते हैं और ये स्टेयर से स्लाइड खाते हुए नीचे चला जाता है। ये भागते हुए जब नीचे जाते हैं तो देखते हैं कि जय तो यहीं पड़ा हुआ है और वो यहाँ से नहीं गया।
ये बार बार यही चीज़ अप्लाई करते हैं और जय को बार बार पीछे से सीढ़ियों से धक्का देते हैं। वो नीचे तो उतर कर जाता है लेकिन वो कभी भी गायब नहीं होता। कभी वो उल्टा सीधे पड़े होता है तो कभी वो गाड़ी के नीचे आ जाता है और ऐसा बार बार करने की वजह से उसे काफ़ी बार लगती भी है। ये मना करने लगता है कि अब मैं नहीं करूँगा, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। लेकिन डैड कहते हैं कि नहीं, हमें ट्राई करना चाहिए, हो सकता है कि तुम इस बार वापस चले जाओ। वो वापस से इसे ऊपर लेकर आते हैं और वापस से इसे धक्का देते हैं। ऐसा करते करते रात हो जाती है लेकिन ये लोग एक बार भी सक्सेसफुल नहीं होते। फिर डैड कहते हैं चलो ठीक है, मैं कुछ टाइम के लिए तुम्हें अपने साथ रहने की इजाज़त दे देता हूँ, लेकिन ख्याल रहे तुम बूही के आगे मत आना। अब कुछ देर बाद का दिखाया जाता है कि सियोंग अपनी जॉब से वापस आ रही होती है कि सामने से एक लड़का खड़े नजर आता है। ये समझती है कि ये जीहू है। ये फ़ौरन से जाकर उस पर हमला करती है और कहती है कि तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे, ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से मैंने तुम्हें अपसेट कर दिया है। वो इससे पूछता है कि तुम कौन हो, तो ये वापस से उसे पकड़ लेती है और कहती है कि मैं तुम्हारी बहन हूँ। इतने में पीछे से आवाज़ आती है सियोंग। ये जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है यहाँ पर जीहू खड़ा होता है। ये एकदम शॉक्ड हो जाती है कि जीहू अगर मेरे पीछे खड़ा है तो जिसे मैंने दबाया हुआ है वो कौन है। एंड गाइज ये कोई और नहीं बल्कि एमजे ही होता है। सियोंग जैसे ही उसे देखती है वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। फिर फ़ौरन से जीहू का हाथ पकड़ती है और भागते हुए यहाँ से चली जाती है। वहीं एमजे बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है कि अभी ये सब कुछ क्या हुआ है। वो जैसे ही नीचे देखता है यहाँ पर सियोंग की डायरी पड़ी होती है। वो उसे उठा लेता है और उसे देखने लगता है। इतने में यहाँ पर इसका मैनेजर आ जाता है और ये कार में बैठकर यहाँ से चला जाता है। ये कार में बैठकर सियोंग की डायरी पढ़ रहा होता है और उस पर उसका नाम भी लिखा होता है। ये सियोंग का नाम देखता है और कहता है कि सियोंग नेम के मीनिंग फर्स्ट प्लेस है, यानी इसके यंगर सिबलिंग्स के नेम के मीनिंग सेकंड प्लेस होंगे। ये बात कहकर ये हंसने लग जाता है और हंसते हुए ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा होता है। गाइस आप लोगों को छायनवू की स्माइल कैसी लग रही है, इसकी स्माइल को देखते हुए कमेंट सेक्शन में एक वर्ड लिखो। अब नेक्स्ट सीन सुबह का दिखाया जाता है कि जय अपने बेड पर बैठा होता है और वो एमजे के बारे में सर्च कर रहा होता है। कहता है कि ये दिखने में तो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है लेकिन ये एक नंबर का चोर है, इसने मेरा सॉन्ग चुराया है। अब मैं जाऊंगा और इसे मज़ा चखाऊंगा। इतने में यहाँ पे सियोंग आ जाती है और वो कहती है कि तुम्हें याद है ना कि कल हमने बैंक जाना है, मेरे इतने इतने पैसे बन गए हैं और तुम वो मुझे लौटा देना। इसके जाने के बाद जय इसकी एक्टिंग करने लग जाता है और इसमें वो काफ़ी ज़्यादा फ़नी लग रहा होता है। अब अगले दिन का सीन दिखाया जाता है कि ये दोनों बैंक आ जाते हैं और वहाँ पर कैशियर को ये नोट्स दिखाते हैं। वो कहता है कि मैं आपके नोट्स को एक्सचेंज नहीं कर सकता क्योंकि जिस बैंक के ये नोट हैं वो बैंकक्रप्ट हो चुका है। जय सुनकर बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है और कहता है कि ये बैंक बैंकक्रप्ट कैसे हो सकता है, इसकी तो बहुत ही ज़्यादा ब्रांचेस थी। कैशियर कहता है कि आपकी बात बिल्कुल ठीक है लेकिन जब IMF का दौर चला था तो उसमें ये बैंकक्रप्ट हो गया था और इसकी वजह से मैं आपको पैसे नहीं दे सकता। ये पूछता है कि IMF क्या है। सियोंग बड़ी हैरत से इसकी तरफ देखने लग जाते हैं और कहती है कि क्या तुम्हें नहीं पता कि IMF का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि तुम्हारी लाइफ F है। इसे समझ आ जाता है कि सियोंग इसे फक कह रही है तो ये सियोंग की तरफ बड़ी गुस्से से देखने लग जाता है। फिर ये दोनों बैंक से बाहर आ जाते हैं और सियोंग कहती है कि अब मुझे बताओ कि तुम मेरे पैसे मुझे वापस कैसे करोगे। जय कहता है कि मैं किसी न किसी तरीके से तुम्हारे सारे पैसे लौटा दूंगा। तो ये उसकी वीडियो बनाती है और इससे प्रॉमिस लेती है कि अगर कुछ महीनों में तुमने मेरे पैसे वापस नहीं किए तो पूरी ज़िंदगी तुम मेरे नौकर बन के रहोगे। इसके साथ ही हमें जीहू का दिखाया जाता है कि अपने फ्रेंड के साथ बैठकर लंच कर रहा होता है और ये दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं कि अचानक से यहाँ पे रीसा आ जाती है और इनके साथ बैठकर लंच करने लगती है। जीहू और इसका फ्रेंड दोनों ही इसे देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने कभी भी रीसा के साथ बैठकर लंच नहीं किया और वो अचानक से इनके पास क्यों आई है। इसका फ्रेंड इसे इशारे कर रहा होता है कि मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है और ऐसा इसलिए क्योंकि रीसा हमेशा अपने एटीट्यूड में रहती है और वो किसी से भी बात नहीं करती। जीहू इससे दूर हो रहा होता है तो ये कहती है कि तुम आराम से खाना खा लो, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूँगी। अब नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है कि डैड नीचे काम कर रहे होते हैं कि अचानक से ऊपर से पेपर्स आकर गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। ये देखते हैं कि इस पेपर में क्या लिखा हुआ है तो ये जैसे ही ऊपर नज़र डालते हैं यहाँ पर जय खड़ा होता है और कहता है कि मुझे ब्रेड चाहिए, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। ये उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इरिटेट होते हैं लेकिन फिर उसके लिए ब्रेड लेकर उसके रूम में चले जाते हैं। यहाँ पर ये दोनों बैठकर बातें कर रहे होते हैं कि अचानक से गेट खुलने की आवाज़ आती है। ये फ़ौरन से जाते हैं और अलमारी में छुप जाते हैं। यहाँ पर कोई और नहीं बल्कि जीहू ही आया होता है। वो बहुत ज़्यादा थका होता है तो ये बेड पर जाकर सो जाता है लेकिन जब तक वो नहीं सोता ये दोनों अलमारी में ही रहते हैं और उसके सो जाने का वेट करते हैं। काफ़ी ज़्यादा टाइम गुजर जाता है
और जय को बहुत ही जोर से वॉशरूम आ रहा होता है और कहता है कि अगर मैं यहाँ से नहीं गया तो मेरा वॉशरूम निकल जाएगा। डैड कहते हैं कि खबरदार, अगर तुमने ये हरकत की तो मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मारूंगा। अब चुपचाप बैठ जाओ और बैठकर कंट्रोल करो। कम से कम 1 घंटे बाद जीहू सो जाता है तो ये जल्दी से निकलता है और वॉशरूम चला जाता है। सो गाइस, अभी तक के लिए इतना ही। अब ड्रामा में देखना ये है कि जब जय को पता चलेगा कि बूही के पास उसका बेबी है तो उसे कैसा फील होगा। एंड गाइस, आप लोगों को क्या लगता है कि जय का बेबी कौन होगा? एनी गेसेस मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट पार्ट में। जब तक के लिए स्टे ट्यून। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।